एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी होती क्या है। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को समझना होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले आपको पॉलिनोमियल्स को समझना होगा। ठीक है। बट पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पहले से जानते हैं। चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और चैप्टर 2 में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी होती है ax² प्लस bx+c। ठीक है। और इसके लिए कंडीशन ये है कि जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। मतलब इसमें आपका b वाला पूरा टर्म 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट जो a वाला टर्म है वो 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो आपका तब होता है जब आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। अगर आप ये वाला टर्म 0 कर देंगे, अगर एक की जगह 0 करेंगे तो आपको हो जाएगा 0x² bx+c, और 0 की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + bx+c, तो ये आपका बन जाएगा bx+c। अब इसमें आपकी जो डिग्री है वो 2 नहीं होके 1 है। ठीक है। तो ये आपका बन गया लीनियर पॉलिनोमियल या 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है। और क्वाड्रेटिक के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी डिग्री 2 हो। ठीक है। तो ए की डिग्री जो आपका ए वाला टर्म है, x² वाला टर्म, वो कभी 0 नहीं हो सकता पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, और इसीलिए ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। बी और सी आपके दोनों 0 हो सकते हैं, मतलब ax² प्लस 0x+c, ये आपको हो जाएगा ax² प्लस 0+c। इट मीन्स ax² + c, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसमें आपका x वाला टर्म नहीं है। सेम अगर हम c की बात करें, ax² प्लस bx+c को हमने 0 किया तो आपका हो जाएगा ax² प्लस bx। ठीक है। तो इसमें आपका कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। ठीक है। तो अगर आपका कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें आपकी जो डिग्री है वो 2 है, बट x या c वाले टर्म नहीं है, तो वो भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम b और c दोनों को 0 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ax² प्लस b को 0 किया bx+0, ये आपका हो गया ax² प्लस 0 प्लस 0, ये आपका हो जाएगा ax²। ठीक है। सो आपका ओनली x² वाला टर्म है अगर किसी में, तो वो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। तो आपका अगर कहीं पे 2x² लिखा हुआ है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपका कहीं पे लिखा हुआ है 6x² -3, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपका कहीं लिखा हुआ है -x² प्लस 2x, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें b और c दोनों टर्म नहीं है, इसमें आपका x वाला टर्म नहीं है, b टर्म, और इसमें आपका c टर्म नहीं है। ठीक है। तो ये आपके सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। नाउ हम चल रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन जो आपका वर्ड है इक्वेशन, इसमें आपका ये इक्वल से बना है, EQUAL। तो इक्वेशन के आपके 4 फर्स्ट लेटर हैं, ये इक्वल से बने हुए हैं। ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन है वो इक्वल से बना है। एंड इक्वल का आपको मैथ्स में पता है हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस साइन को इंट्रोड्यूस करें तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ ax² प्लस bx+c, और इसमें हमने एक इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस किया, तो ये आपका बन गया अब, और यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 0 है, तो ax² प्लस bx+c = 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको याद रखना है कि इक्वल में आपका क्या होगा, जीरो होगा। अगर आपका इक्वल में जीरो नहीं है तो वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा एक साइड पे जीरो करके, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों का मतलब एक है, एक में आर एच एस में जीरो है और एक में एल एच एस से, बट जो मेन है दोनों का वो सेम है, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इक्वल में जीरो होना चाहिए, ठीक है। नाउ जो कंडीशन आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए थी, सेम कंडीशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। जो ए की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, और बाकी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बताए थे कि बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ठीक है। सो अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज आपका है 2x² प्लस 5 इजिकल टू जीरो, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमें x वाला टर्म बस देखना है, ठीक है। x² होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका है 5 माइनस x² इजिकल टू जीरो, तो इसमें भी आपका देखिए ये x² वाला टर्म है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपकी जो डिग्री है वो 2 है, आपका वह है x³ माइनस 2x² प्लस 5। इसमें देखिए आपका x² वाला टर्म तो है, बट जो डिग्री है वो 3 है, जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है माइनस के 3x² माइनस 2x इजिकल टू 4, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे आपका जीरो होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, बट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म चेक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बस ये चेक कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए जो डिग्री है वो 2 है, तो इट मीन्स ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो इधर आप जीरो कीजिए, इसको इधर लेके आइए, तो ये जाएगा -3x² माइनस 2x, और इधर आके हो जाएगा -4, और यहाँ आपका बचेगा जीरो। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका है x प्लस 3 इजिकल टू 1, ठीक है। अब आप ये देखिए इसमें आपका ये भी 3 ये भी 1, मतलब ये दोनों वेरिएबल होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 3 और इधर आके हो जाएगा -1 इजिकल टू 0। सो x प्लस 2 इजिकल टू आपका हो जाएगा 0। अब इसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और वो तो हमें यहीं से दिख रहा था, ये आपके वेरिएबल हो गए, यहाँ पे डिग्री 1 है 2 नहीं है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम्पल है 3x² इजिकल टू 0, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आपके b और c वाले टर्म नहीं है, ओनली a वाला टर्म है, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस आपको a वाला टर्म x² वाला टर्म देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है 4x² माइनस 5 इजिकल टू 4x² माइनस 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ भी आपका x² वाला टर्म है, यहाँ भी, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो 4x² माइनस 4x² हो जाएगा इधर आके, ये आपका -5x है, ये प्लस 3x इजिकल टू 0 हो जाएगा, प्लस 4x² माइनस 4x² शहीद हो जाएंगे, तो आपका बचेगा -5x प्लस 3x इजिकल टू 0, ये आपका हो जाएगा -2x इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि जो डिग्री है वो 1 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि कौन सी आपकी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे हम लेके आएंगे, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। सपोज कीजिए कुछ आपको ऐसे गिवन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू x² प्लस 3। देखिए देखने से तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, क्योंकि यहाँ x² आ गया, बट अगर आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसे a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपका x² वाला टर्म कट हो जाएगा, और ये आपकी जो आपका आंसर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए आपको पहले उसको प्रॉपर सॉल्व करना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व हो सकता है, a प्लस बी के होल क्यूब से भी सॉल्व हो सकता है, माइनस वालों से भी सॉल्व हो सकता है, एंड जनरल ओनली टर्म्स को
एक साइड से दूसरे साइड पे शिफ्ट करके भी सॉल्व हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ला सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही काम करना है। उसके बाद अगर आपकी एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, मोर देन 2 नहीं है, डिग्री 2 है, तो वह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेथड्स टू फाइंड जीरोज और वैल्यूज और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जीरोज का मतलब क्या है, देखिए आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो वेरिएबल है आपको एक्स वाई जेड एम एन टी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक्स लिए वेरिएबल, सो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसके लास्ट में आपके इक्वल में जीरो आ रहा है। ठीक है, सो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, एक्स की यहाँ पे ऐसी वैल्यू जिनको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर आपका जो आंसर है वो जीरो आए, वो आपके क्या कहलाते हैं, जीरोज। ठीक है, एंड जीरोज का आपका ये होता है कि कोई भी आपकी इक्वेशन है उसकी जितनी डिग्री होती है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है, उतनी उसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी जो डिग्री है वो 2 होती है, तो आपकी जो जीरोज हैं वो 2 होंगे, मतलब 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो उस इक्वेशन में पुट करने पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे वेरिएबल की जगह आपका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, सो आपका जो आंसर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू -4/5। ठीक है, सो इसको हम ये बोल सकते हैं कि आपकी वो उस वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स भी हम बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो ओनली जीरोज ही करके आते हैं। सो जीरोज, वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वैल्यू, ठीक है, और जो भी आपका वेरिएबल गिवन है एक्स वाई जेड या सॉल्यूशन, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जीरोज की जगह वैल्यू या सॉल्यूशन दे दे तो उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब भी वही है कि एक्स की ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उसमें रखने पर जो उसके इक्वल में गिवन है वो आ जाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल में जीरो आता है। वैल्यू का भी वही मतलब है, मतलब ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करें। ठीक है, सो जो भी आपके आंसर होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फैक्टर का आपको पता है कि 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3, तो आपके जो 2 और 3 हैं वो किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। ठीक है, तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी हम जो वेरिएबल्स हैं उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि वो आपके मल्टीप्लाई में आ जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एंड उनके जो आपके अलग अलग टर्म्स होते हैं उनके बीच में प्लस माइनस का साइन आ सकता है, बट फिर भी वो जब कंबाइन होके जो आपके टर्म्स बनते हैं, टू टर्म्स का पेयर बनता है, वो आपस में मल्टीप्लाई में ही होते हैं, 2 इंटू 6 की, 2 इंटू 3 की तरह। ठीक है, सेकेंड मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर या ए माइनस बी की होल स्क्वायर में इसको चेंज करते हैं, और इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक्स स्क्वायर के साथ आपका जो भी टर्म है उसमें आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे आपका है 4x स्क्वायर, तो वो तो आपका ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 4b स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर हो गया, और x तो है ही उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस केस में हमें जो है उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस a प्लस बी या a माइनस बी में उसको चेंज करना है। और सपोज कीजिए आपका है 3x स्क्वायर, तो 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस केस में या तो आप 3 की जगह 1 लेके आइए, क्योंकि अगर आपका 1 आ गया तो 1 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या आप 3 की जगह कोई और परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके आइए। तो अगर हम 3 में 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 9 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो एक तो आपके पास तरीका ये हो गया कि आप उसको डिवाइड कीजिए सेम नंबर से, तो आपका वहाँ पे 1 आ जाएगा, या आप वहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे उसमें। ठीक है, लास्ट आपका है थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। आपके जो मैथमेटिशियन थे इंडियन, श्रीधराचार्य जी, उन्होंने इससे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई। यहाँ पे हमने एक्स के अकॉर्डिंग लिखा है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो माइनस बी आपका क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है,
ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट को आप समझिए, यहाँ पे आपकी इक्वेशन है 3x² + 4x - 6 = 0, ठीक है। सो एक्स के मल्टीप्लाई में आपका जो भी है विद साइन वो आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। एक्स के साथ जो भी है वो एक्स का कोफिशिएंट हो गया, मतलब बी हो गया। और जो आपका वेरी कांस्टेंट वाला टर्म है वो आपका सी होता है, ठीक है। तो इस केस में जो ए है वो एक्स स्क्वायर वाला के टर्म्स में है, जो मल्टीप्लाई में वो आपका क्या हो गया, +3। बी आपका जो एक्स के साथ है बी एक्स होता है, तो 4। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है x² + bx + c = 0 में इसी से कंपेयर करें, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ ए वाला, एक्स के साथ बी वाला, और जो लास्ट में बचा कांस्टेंट वो सी, ठीक है। तो x² ए हो गया, ये बी हो गया 4, और ये सी हो गया आपका -6 विद साइन लेते हैं, ये आपको याद रखना, -6 हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए ए = देखिए एक्स स्क्वायर के साथ आपको मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई में 1 तो होता है, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू विद साइन एक्स वाले के साथ -6, और सी की वैल्यू आपकी विद साइन +2। इस केस में आप देखिए ए की वैल्यू x² के आपके जो मल्टीप्लाई में है वो पूरा -2 है, तो ए की वैल्यू -2। बी की आपकी देखिए एक्स वाला टर्म इसमें आपको नहीं दिख रहा, तो जो बी है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना जो आपका टर्म नहीं है वो 0, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0। और सी = आपका कांस्टेंट वाला -3। इस केस में आप देखिए आपकी जो इसके साथ यहाँ पे 1 होगा, सो -1 हो गया, ए की वैल्यू -1। बी की वैल्यू आपको देखिए एक्स के साथ 2, और इसमें आपको देखिए कांस्टेंट वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स वो आपका 0 होगा, ठीक है। सो आपका ए तो किसी भी कंडीशन में 0 हो नहीं सकता, तो ए के साथ तो आपका कुछ ना कुछ जरूर होगा मल्टीप्लाई में। बस आपको बी और सी का याद रखना है कि बी और सी वाले आपके अगर नहीं है, मिसिंग है एक्स और कांस्टेंट वाले, तो वहाँ आपकी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। नाउ एग्जाम्स में जब जीरोस फाइंड करने के लिए आपका जो क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें आपकी जो मेथड है वो मेंशन होता है कि आपको किस मेथड से उसको सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए उसमें मेथड मेंशन नहीं है, फिर आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम उससे होती हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी मेथड कभी मेंशन नहीं होता, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें फिर आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगेगा, फैक्टराइजेशन मेथड, किसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छा लगेगा, और किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। जो आपके फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसमें कभी कभी हमें फैक्टर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है उसमें भी कभी कभी टाइम लग जाता है, बट जो आपका क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है इसको हम कह सकते हैं कि आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें बस हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस फॉर्मूले में हमें इसे पुट करनी है बस। एंड यहाँ पे आपका ये देखिए प्लस माइनस 2 साइन आ रहे हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का मतलब ये हो गया डिग्री 2, मतलब जीरो की वैल्यू 2, मतलब 2 आंसर आने चाहिए, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है वो एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके 2 आंसर कैसे आते हैं, एक बार हम इसको जब प्रॉपर सॉल्व करते हुए जाएंगे तो लास्ट में हम स्टॉप हो जाएंगे, हल्ट आ जाएगा, हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम एक बार प्लस साइन लेंगे, एक वैल्यू तब आएगी, एक बार माइनस साइन लेंगे, एक वैल्यू तब आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 2 वैल्यू आ जाएंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को प्रीफर कीजिए, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स। नेचर का मतलब होता है कि जो आपके रूट्स होंगे वो होंगे कैसे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। एंड एग्जिस्टेंस का आपका मतलब है कि क्या ऐसे रूट्स पॉसिबल हैं जो वैल्यू हम उसमें पुट करें वेरिएबल की, तो आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स हमारा आंसर 0 आ जाए। क्या ऐसे रूट्स कोई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। सो नेचर एंड एग्जिस्टेंस के लिए आपका जो मेथड है दोनों का वो सेम है, तो नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आ जाए या एग्जिस्टेंस का आ जाए, वो आपके दोनों सेम ही तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट आपको उसमें ये याद रखना है कि आपका होता है डी
मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये आपका इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, इसी का हम यूज करते हैं आपके नेचर एंड एग्जिस्टेंस फाइंड करने में। ठीक है, सो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, आप यहाँ चाहें तो इसकी जगह यहाँ डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आपका जो जो डी होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, सो डी ग्रेटर देन जीरो, इसकी आप इस केस में आपके जो नेचर होगा रूट्स का वो कैसा होगा, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अब डिस्टिंक्ट वर्ड का क्या मतलब, अब देखो टू रूट्स तो होंगे, इसमें तो कोई लर्न करने वाली बात नहीं है। अब डिस्टिंक्ट वर्ड का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब है कि आपके जो रूट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। मतलब एक आपकी वैल्यू मान लो 4 है तो दूसरी वैल्यू आपकी 5 हो सकती है, एक वैल्यू आपकी 6 है, एक -1/2 हो सकती है, या आपकी एक वैल्यू मान लो 3 है, दूसरी वैल्यू आपकी -3 हो सकती है, क्योंकि आपके 3 और -3 दोनों सेम वैल्यू नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, जैसे मैंने आपको +3 और -3 का एग्जाम्पल लिया, आपका +1/3 -1/3, तो ये भी आपके डिस्टिंक्ट रूट हैं। ठीक है, एंड आपके ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों के साइन सेम हो जाएं और दोनों की जो वैल्यू दोनों की जो डिजिट्स हैं वो सेम हो। जैसे आपका 13 दोनों प्लस के हैं, -4 दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपका ये नहीं हो सकता डिस्टिंक्ट के लिए। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया जो वैल्यू है वो दोनों चेंज होंगी, भले ही उनके जो साइन अलग अलग हो, अगर आपकी जो नंबर है वो सेम है तो। ठीक है, एंड रियल का क्या मतलब होता है, आपने अब तक जो भी नंबर पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, आपने नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, रेशनल, ठीक है, तो ये सारे आपके कैसे होते हैं, ये सारे आपके रियल नंबर होते हैं। यहाँ तक कि आपके जो इरेशनल नंबर हैं वो भी सारे आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, एंड आपके जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ऐसे हमारी टू वैल्यूज होंगी, एक्स की या वाई की, जो भी वेरिएबल है जो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सो डी ग्रेटर देन जीरो या बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आपके जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, एंड रियल होंगे, एंड जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट भी करेंगे। ठीक है, सेकंड है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू जीरो। इस केस में आपका क्या होगा, टू इक्वल, और यहाँ पे लिखा हुआ आपके ब्रैकेट में को इंसिडेंट एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो जो आपका इक्वल है वो डिस्टिंक्ट के बिल्कुल अपोजिट है। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब था, अलग अलग, और इक्वल का मतलब है सेम। ठीक है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर आपका एक 3 है तो दूसरा भी आपका 3 होगा, एक आपका -3 है तो दूसरा भी आपका -3 होगा, अगर एक आपका -11/13 है तो दूसरा भी आपका -11/13 होगा। ठीक है, सो इसमें आपके जो रूट्स हैं दोनों वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एंड फर्स्ट वाले की तरह रियल भी होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाले कंडीशन से जो चेंज है वो बस यही है कि जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, बाकी उसमें भी आपका रियल था और इसमें भी रियल है, एंड एग्जिस्टेंस के लिए जो आपके रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड आपकी है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो का मतलब हो गया आपकी जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वो नेगेटिव वैल्यू आए। ठीक है, जैसे -4 -5 -1/2 -11/3, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी नेगेटिव लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो नो रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, और तो आपके जब जो चीज़ रियल नहीं होती वो इमेजिनरी होती है। ठीक है, तो इट मीन्स जो आपके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब इमेजिनरी का क्या मतलब होता है, आपने अब तक जो भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे आपने रियल नंबर पढ़े थे। ठीक है, अब आपका आ गया इमेजिनरी। तो इमेजिनरी आपके ऐसे नंबर होते हैं अगर आपका कहीं भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो ऐसे आपके जो भी नंबर हैं वो आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ -11 स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट -11, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर हुआ। स्क्वायर रूट -4, यह भी आपका इमेजिनरी नंबर है, भले इसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी हो, तो आपका जो पूरा वो एक नंबर आएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो अगर आपके इस टाइप से आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होते हैं, और जो आपके जब रूट्स इमेजिनरी हैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इमेजिन का मतलब ये है जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको इमेज करते हैं। ठीक है, सो
उस जो रूट्स है आपको वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट आपकी थी डिस्टिंक्ट रूट होंगे एंड रियल होंगे, सेकंड में इक्वल होंगे रियल होंगे, एंड थर्ड में जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, ठीक है। सो जो आपकी रियल वाली कंडीशन है दोनों, उन दोनों ही कंडीशन में आपके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और आपकी जो इमेजिनरी वाली कंडीशन है इसमें आपके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होते, उस केस में आपके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती वेरिएबल की उसकी जो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो आपका बस ये लास्ट वाला केस आपको स्पेशल है, ये याद रखना है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 हो, आपकी कोई नेगेटिव में वैल्यू आए, उसमें आपके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे और एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। एक तो आपका आ जाता है कि आपको नेचर बताना है, मतलब वही लिखना होगा डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, रियल हैं, या फिर रूट जो है इमेजिनरी होंगे या रियल नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जिस्टेंस के लिए आ जाता है कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो जो आपके रियल वाले केस है उन दोनों में एग्जिस्ट करेंगे और जो इमेजिनरी वाला उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एंड थर्ड टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आते हैं, आपको ये गिवन होगा कि आपके जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो रियल भी होंगे, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इक्वल हो और इमेजिनरी हो जाए, ठीक है। तो इक्वल गिवन होगा तो आपको ये अपने माइंड में रखना है, जब इक्वल होंगे तो रियल भी होंगे, वो उसमें डायरेक्टली गिवन नहीं होगा रियल, ठीक है। तो जब आपके रूट्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, उसकी हेल्प से आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपको कोई स्पेशल वेरिएबल होगा, जैसे आपका ए दे दिया, बी दे दिया, एम दे दिया, एन दे दिया, एल दे दिया, पी दे दिया, ठीक है। तो एक्स और वाई या जो आपका मेन वेरिएबल है एक्स स्क्वायर एक्स वाला या कोई भी, उसके अलावा आपको एक और कोई वेरिएबल होगा, फिर उस वेरिएबल की आपको वहाँ वैल्यू फाइंड करनी होती है। मोस्टली वो ए ही देता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रियल वाली जो इक्वल वाली जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जहाँ आपको इक्वल दिख जाए वहीं इक्वल वाला लगा दो, ठीक है। तो इक्वल वाला याद रखने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आपको देखो बीच में इक्वल का ही साइन लगा हुआ है, ठीक है। बाकी में ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है, और इक्वल वाले में इक्वल का साइन है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा इससे, ठीक है। तो जहाँ पे इक्वल रूट्स गिवन हो वहाँ पे इक्वल वाली आपको कंडीशन लगा देनी है, आपको जो भी अननोन होगा वेरिएबल वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है चैप्टर 4 की वो ये है कि इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी सिमिलर लगती हैं पढ़ने में चैप्टर 3 की तरह। चैप्टर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड था। तो जब हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अच्छे से किया है, तो आपका जो क्वेश्चन है आप उसी से स्टार्ट कीजिए। आप ये मान के चलिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल के फॉर्म में उसे अज्यूम कीजिए। उसके बाद जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इक्वेशन बनाइए। अगर आपकी इक्वेशन प्रॉपर लीनियर बनी है तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से होगा। सपोज कीजिए आपकी अगर इक्वेशन एक तो लीनियर है, प्रॉपर है, बट अनदर आपकी प्रॉपर नहीं है। सपोज कीजिए एक आपकी बन गई 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, और जो आपकी सेकंड बनी वो बन गई xy प्लस 5 इक्वल टू समथिंग। तो ये आपका जो xy एक साथ मल्टीप्लाई में आ गया, ये आपकी प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नहीं है। या सपोज कीजिए एक तो आपकी प्रॉपर लीनियर इक्वेशन, एक आपकी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, या एक आपकी है प्रॉपर 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, और एक आपकी बनी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू समथिंग। तो एक आपका देखिए, एक में आपके जो वेरिएबल है वो ऊपर है और एक में वेरिएबल नीचे है। तो आपकी जिसमें जो वेरिएबल है वो नीचे है डिनोमिनेटर में, वो आपकी प्रॉपर नहीं है, और जिसमें आपके न्यूमरेटर में वो आपकी प्रॉपर है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके जो दोनों इक्वेशन बने उन दोनों में ही आपके वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में हो, तो उस केस में तो हम उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कर पाएंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लीनियर पेयर इक्वेशंस में किए थे, ठीक है। बट एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में और एक डिनोमिनेटर में है, तो वो आपके जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आप इजीली पता कर पाएंगे कि कौन सा
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर आपकी एक प्रॉपर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक आपकी प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बन रही है और अनदर आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही है, तो उस केस में फिर आपको पता चल जाएगा, आप फंस जाएंगे, आपको सॉल्व भी नहीं हो पाएगा कि ये क्वेश्चन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, तो अब आपको वहाँ कट करने की नीड नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी प्रॉपर लीनियर इक्वेशन है वहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को जो आपको इजी लगे, एक्स या वाई या और आपके जो भी वेरिएबल आपने लिए, वहाँ से आप एक वैल्यू को फाइंड करेंगे जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे। वहाँ से आप एक वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को आप जो आपकी प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में है या 1/x 1/y की फॉर्म में है, उसमें आप उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो फिर आप जब उसको पुट करने के बाद सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपकी वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, आपकी वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी। हो सकता है किसी किसी केस में आपके जो 2 आंसर्स आएंगे उसमें से एक पॉसिबल ना हो, एक पॉसिबल होगा। उसकी हेल्प से आप जो आपका अनदर वेरिएबल था वो फाइंड कीजिए, फिर आपको दोनों आपने जो वेरिएबल अज्यूम किए थे आपको उनकी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, सो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करने का, कि कैसे हम उसको अलग अलग सॉल्व करें। ठीक है।